सो गाइस 31 क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, यानी सुक्रोज है उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऑप्शन दे रखे हैं बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज, या अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई अल्फा और बीटा ये क्या होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज क्या होते हैं। सबसे पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम जो कंपाउंड प्राप्त होगा तो स्ट्रक्चर देख के कर सकते हैं कि भाई वो अल्फा वाला है या बीटा वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई एम यूजिंग पेन। यहाँ पे देख सकते हैं किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, एंड ये बीटा डी ग्लूकोज की। ये तो है स्ट्रक्चर है जो पूरी तरीके से फिशर नॉर्मल पूरी स्ट्रक्चर बता रखी है, और ये जो बीच वाली मिडल स्ट्रक्चर है ये फिशर स्ट्रक्चर है, या फिर जो और क्लियरिफाई करके हम बनाते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है मिडल वाली। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसमें जो राइट वाला कार्बन है, ये गाइस ये वाला जो कार्बन है उसमें OH नीचे आ रहा है, फिर ऑब्वियसली OH नीचे आ रहा है, और इस तरफ भी OH नीचे आ रहा है, फिर OH ऊपर नीचे, ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे। और इसमें जो बीटा डी ग्लूकोज है उसमें क्या आ रहा है, उसमें OH जो फर्स्ट कार्बन है इस वाला इस O से जुड़ा हुआ ये फर्स्ट कार्बन है, ये इसका OH ऊपर की तरफ आ रहा है। क्या ऊपर की तरफ आ रहा है, तो गाइस ध्यान रखना OH ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये बीटा डी ग्लूकोज होगा। अगर OH नीचे आ जाए तब अल्फा डी ग्लूकोज होगा, जैसे इसमें OH नीचे आ रहा है, समझ गए। अभी हम कंपाउंड में इसको लगाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे, और ये सेम टू सेम यही जो है स्ट्रक्चर वो नीचे बना रखी है। सो अब अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज समझते हैं। तो गाइस जैसे हमने देखा था कि उसमें जो OH नीचे आ रहा था तो वो अल्फा डी ग्लूकोज था, लेकिन जब इसमें OH क्या है ऊपर की तरफ आए तब क्या हो जाएगा, इसमें अल्फा डी फ्रक्टोज, यानी जो ग्लूकोज में OH नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तब तो वो अल्फा हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रक्टोज में अगर नीचे की तरफ आ रहा है ना तब वो बीटा हो जाएगा, यानी ये दोनों इन्वर्सली होंगे एक तरह से हम कह सकते हैं। और बाकी और इसमें देखो, इसमें नीचे आ रहा है, ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये बीटा हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोज में अल्फा हो रहा था नीचे आने पर। बाकी स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हैं भाई, ये स्ट्रक्चर है ना, ये तो याद होनी चाहिए स्ट्रक्चर। तो अब हम समझते हैं भाई, इनकी रिएक्शन करवा के हम देखते हैं। तो देखो ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है गाइस, जस्ट अ सेकंड, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। सो ये सुक्रोज क्या कर रहा है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये ग्लाइकोसाइडिक ये बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन वाले, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये क्या होगा, ये टूटेगा। ये टूटेगा तो हमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये वाली सी जो है स्ट्रक्चर का बनेगा, एक ऊपर वाली स्ट्रक्चर का बनेगा। तो देख सकते हैं ऊपर वाली स्ट्रक्चर का तो हमें क्या बन गया, जस्ट अ सेकंड गाइस, ऊपर वाली स्ट्रक्चर का तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिल गया। क्यों मिला, तो अभी हम आगे इसको और डिटेल में करेंगे। तो आप यहाँ पे थ्योरी में देख सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ब्रेक्स द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूटता है, हमने अभी अभी देखा जस्ट, और हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो है आप देखते हैं ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम इधर आ गई, सेम टू सेम इधर आ गई, ये वाली भी नीचे आ गई, इस तरफ आ गई ये वाली स्ट्रक्चर। अब मैंने कि ये वाला ये चीज इस पर फोकस करना है, ये बन रहा है और इसमें ये बन रहा है, OH बन रहा है। तो जो ये O था ना, जो ये वाला O था, वो तो इसके साथ इस जो ये नीचे है फ्रक्टोज के साथ चला गया O, और इसका H मिलके जो H2 में H प्लस OH माइनस थे ना, तो H प्लस इसके साथ जुड़ गया तो OH बन गया। और ऊपर वाले में से O कुछ नहीं था, ऊपर वाले में नहीं था, ऊपर से टूट के नीचे O माइनस आया था, तो ऊपर क्या प्लस हो गया हुआ ना, ऊपर प्लस हो गया, तो OH माइनस जाके ये OH जुड़ जाता है। तो आप खुद भी ये बिल्कुल बेसिक बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन आप खुद भी करवा सकते हो। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब देख लो, इसमें ऊपर वाले में ग्लूकोज बन रहा है ना, ग्लूकोज में OH नीचे आ रहा है, तो मैंने बताया था नीचे आता है तो अल्फा होता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा। और जो हमारे पास फ्रक्टोज बन रहा है उसमें OH अगर ऊपर आता है तब क्या होता है, OH ऊपर आ रहा है तब क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। तो आप हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो आप ये थ्योरी खुद पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे और क्लियर हम समझा देते हैं। यहाँ पे ये एक तरह से ये है सुक्रोज, आप सोच रहे होंगे ये और ये डिफरेंट है, सुक्रोज बेसिकली यही है, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है ना गाइस, ये वाला ये उस पुरानी वाली स्ट्रक्चर में ये नीचे की तरफ लिख दिया था, इसमें थोड़ा ऊपर कर दिया समझाने के लिए। तो क्या होगा कि देखो H2 के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, H2 के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, तो जो H2 में H प्लस OH माइनस आएगा, तो OH माइनस ग्लूकोज की तरफ जुड़ जाएगा, और H प्लस जो है वो फ्रक्टोज से जुड़ जाएगा, तो हमारे पास ये जो क्या है स्ट्रक्चर हमारे पास डिजाइन प्राप्त
होती है। सो गाइस यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या होगा, सो गाइस यू कैन सी हियर, जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है CH2OH नीचे आ रहा है ना, OH वाला नीचे आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने बताया था ग्लूकोज अगर नीचे, ग्लूकोज के लिए OH नीचे आता है तब क्या होता है, तब होता है अल्फा, लेकिन फ्रक्टोज के लिए अगर OH नीचे है तो बीटा होता है, तो बीटा डी फ्रक्टोज बनेगा। तो पिछले वाले इसमें जो रिएक्शन करवाई थी, इसमें जो OH आ रहा है ये वाला, ये बेसिकली ये गलत बन गया, ये क्या है, ये एक तरह से गलत रिएक्शन है, ये राइट रिएक्शन है। यहाँ पे ये गलत रिएक्शन इसलिए है क्योंकि जो है ये कंपाउंड है ना, ये वाला, एक सेकंड गाइस, ये वाला जो कंपाउंड है ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी CH2OH और OH ये ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, ये वाली जो ये आ रहा है वो इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, और ये वाला इस तरफ बनेगा, है ना। तो ये इस तरह ये कंपाउंड बनेगा, ये करेक्ट रिएक्शन है, आप खुद करवा के देख सकते हैं, इस प्रकार से रिएक्शन हो रही है तो हम देख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज बनता है। सो 32nd क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दी फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, यानी कि इनमें से जो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं मेटल, इनमें से कोई एक ऐसा मेटल है जो बहुत सारे आयंस को एक्टिवेट करता है, सॉरी इनमें से क्या है, जो एक मेटल है वो क्या करता है कि मैनी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, यानी एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य भी करता है, और क्या करता है कि पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विथ Na। तो इसके साथ साथ क्या करता है कि वो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में भी भाग लेता है, क्या उत्पाद करने के लिए, ये ATP एंड ATP प्रोड्यूस करने के लिए Na के साथ भाग लेता है। यानी इसका मतलब है कि इसको हम एक तरह से और शॉर्ट में बताते हैं कि कोई मेटल इन चारों में से वो क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है, उसके साथ साथ जो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए, ग्लूकोज से ATP में प्रोड्यूस करने के लिए भाग लेता है, Na के साथ, सोडियम के साथ भाग लेता है, और क्या क्या और किस लिए उत्तरदायी होता है, वो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, यानी नर्व सिग्नल्स के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो ये एक तरह से ये S ब्लॉक का क्वेश्चन है, सीधे सीधे वो बायोलॉजिकल जो है प्रोसेस, सोडियम एंड पोटेशियम के बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस में आपने पढ़ा होगा एस ब्लॉक में, जब पूरा सोडियम पोटेशियम एस ब्लॉक का पूरा कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट ग्रुप का, तो क्या है फिर उसमें बता रखा है कि सोडियम पोटेशियम के बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस, उसके साथ साथ सोडियम पोटेशियम पंप भी समझा रखा है। तो बेसिकली उसी से सीधे सीधे आपसे एस ब्लॉक का पूछ लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम। तो सोडियम तो दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। और फिर भी हम फर्दर इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि बेसिकली क्या करता है कि जो ये सोडियम होता है और ये पोटेशियम होते हैं, ये जो हमारे अंदर नर्व्स होती हैं, या फिर हम कहें कि जैसे ही हमारे पास कोई सिग्नल आता है, क्या आता है, कोई सिग्नल हम भेजते हैं तो वो आयन के थ्रू जाता है, आयन की फॉर्म में जाता है, आयन की फॉर्म में जाएगा। तो जो पोटेशियम होते हैं, क्या होते हैं, पोटेशियम जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप बाइंड 3 सोडियम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये पोटेशियम ये बाहर की तरफ है और ये सोडियम अंदर की तरफ है, जो है कोशिका के। सो जैसे ही सिग्नल जाएगा तो दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की, वो डिफरेंस पैदा हो जाएगा, इसके कारण जो आयंस का मूवमेंट स्टार्ट होगा, लेकिन सीधे सीधे तो हो नहीं सकता मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए जो ATP है किसमें टूट जाएगा, ADP में टूट जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड डिजाइन में, सेकंड स्ट्रक्चर में ADP में टूट जाएगा। ADP में टूट गया तो जो स्ट्रक्चर थी कोशिका की, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जस्ट अ सेकंड, हम एक सेकंड, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखे हैं वो इसमें और इसमें डिफरेंस आ गया, तो ये स्ट्रक्चर ADP में टूटेगा और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एनर्जी इस कोशिका के आकार में परिवर्तन करेगी, और जो आयंस हैं वो कैसे मूवमेंट होगा, जो Na+ आयन थे ना, वो 3 Na मॉलिक्यूल, 3 Na आयंस ऊपर की तरफ मूव करेंगे, या फिर बाहर की तरफ कह सकते हैं कोशिका के, और 2 पोटेशियम आयन। गाइस ध्यान रखना, क्योंकि आपसे सीधे ये भी पूछ सकता है कि भाई ATP से ADP में बनता है सोडियम पोटेशियम पंप में, तो कितने सोडियम आयन बाहर निकलते हैं, कितने पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। तो 3 सोडियम आयन बाहर निकलेंगे और 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे। इस कारण जो है हमारा जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होता रहेगा, या नर्व सिग्नल में स्टार्ट होता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम भी सोडियम के साथ उत्तरदायी होता है, होता है, और आप थ्योरी ये पढ़ सकते हैं। पोटेशियम आयंस आर द मोस्ट अबंडेंट कैटायंस within cell fluids where they activate many enzymes। हमें पता है थ्योरी है भाई, participate in the oxidation of glucose to produce ATP and with sodium are responsible for the transmission of nerve signals। ये हमने समझ लिया कैसे होता है। सो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, इसमें पूछ रखा है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों में किस एटम में सबसे ज्यादा, किस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एटम्स होंगे, या फिर 1 ग्राम
हम ऐसे कह सकते हैं 1 ग्राम Ag में सबसे ज्यादा एटम पाए जाएंगे, या फिर 1 ग्राम Mg में, या फिर 1 ग्राम O2 में, या फिर 1 ग्राम लिथियम में, किसमें सबसे ज्यादा एटम पाए जाएंगे। तो बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछे या मैक्सिमम नंबर ऑफ परमाणु पूछे या मोल्स पूछे, तो उनका सबसे बेसिकली सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्या करना है, हमें मोल निकालना है, और जिसके ज्यादा मोल होंगे उसके सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें पता है कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, ये होते हैं 1 Na के बराबर, या एक अवोगाद्रो संख्या के बराबर, और उसकी वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं, 23 एटम होते हैं। एक मोल में इतने एटम होते हैं, 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 3 मोल में 3 से गुणा कर देंगे, यानी जैसे n मोल है तो n मोल में कितने हो जाएंगे, n इंटू अवोगाद्रो संख्या, यानी अवोगाद्रो क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएंगे। कैसे? बेसिकली मान चलो मैं बोलूं 4 मोल में कितने होंगे, तो 4 मोल में 4 गुणा 6.02 इंटू 10⁻23 मोल होंगे। समझ में आ गया कैसे होता है? बेसिकली जितने मोल होंगे, हम कह सकते हैं कि जितने ज्यादा मोल होंगे उतनी ज्यादा हमारे एटम्स की संख्या होगी, तो हम सीधे मोल निकालेंगे, और जिसके ज्यादा मोल होंगे उसी में एटम्स ज्यादा होंगे। इसके मोल निकालते हैं। इसके मोल क्या निकालेंगे, ग्राम में भार अपॉन आणविक द्रव्यमान होता है, तो ग्राम में भार 1 दे रखा है, और मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 108, तो इसके मोल क्या है 108, 1/108, और टोटल एटम कितने हो जाएंगे इंटू Na करता हूं मैं, सीधे 6.0 की जगह Na लिख देता हूं, है ना। इसके तो इतने आ गए। अब सेकंड की देखता हूं Mg में, इसका क्या हो जाएगा 1 ग्राम है, तो 1/mg में क्या है मोलिकुलर वेट 24 इंटू Na हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यानी मोल को उससे गुणा कर दिया, या फिर Na रहने तो सब में Na कॉमन आ रहा है, तो कंपैरिजन करेंगे तो Na तो कट जाएगा अपने आप ही, तो Na की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मोल देखना है हमें। 1/24 है। 1 ग्राम O2 में देखो, 1 ग्राम O2 में कितने होंगे, तो 1/O2 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, O2 का O का देखो मोलिकुलर वेट जो है 16 दे रखा है, तो O2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 1/32 Na होगा, 1/32 Na। ऐसे लिथियम के लिए क्या आएगा 1/ मोलिकुलर वेट क्या है 7 इंटू Na, 7 इंटू Na। अब देख लो जिसमें सबसे ज्यादा आ रहे हैं वही सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि भाई ऊपर तो सेम आ रहा है, तो नीचे भाग करने वाली संख्या जितनी छोटी होगी उसकी टोटल वैल्यू ही उतनी ही ज्यादा होगी। आप सोच लो, ये एक तो 1/2 है, एक 1/4 है, तो 1/2 की वैल्यू 0.5 आती है, 1/4 की वैल्यू 0.25 आती है। कह सकते हैं नीचे जितनी छोटी संख्या होगी ओवरऑल उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे छोटी संख्या नीचे किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, नीचे 7 आ रही है ना, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो गाइस 34 क्वेश्चन आपके सामने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो 34 लिख रखा है इधर, 35, तो दोनों को एक साथ कराएंगे। पहले 34 पे आ जाते हैं। उसमें पूछा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में फाइंड करने किसके लिए 71 Lu 175, यानी Lu कोई एटम है, उसमें इधर 71 लिखा है, 175 लिखा है, उसके लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो परमाणु होता है या एटम होता है, कि सपोज करो एटम ए से डिनोट कर दिया, और ये यहाँ पे जो लिखा होता है वो क्या होता है, वो होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। और ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। ये हमारा नोटिफिकेशन का तरीका होता है कि जो एटम है उसको लिख लिया, नीचे लिख लिया परमाणु क्रमांक, और ऊपर लिख लिया एटॉमिक मास। क्या लिख लिया, एटॉमिक मास। और हमें पता है कि अब हम ये समझ में आ गया, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 175। तो मुझे पता है कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है, वो इसके बराबर होती है, या कहीं हम परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे 71। कितने हो जाएंगे 71। और उसके साथ साथ जो प्रोटॉन होते हैं या जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होते हैं, यानी प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही होगा। यानी क्यों ऐसा क्यों है, Lu एक न्यूट्रल है, उदासीन है, प्रोटॉन प्लस वाले होते हैं, तो हमें उदासीन करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए ना, जब भी तो उदासीन होगा। तो हम कह सकते हैं भाई जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जब भी तो उदासीन बना रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 71 हो जाएगी। अब हम करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उसकी संख्या कितनी है, तो हमें पता है कि जो प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन कितना होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है, यानी उस जो एटम उसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या किसके बराबर होती है, वो होती है एटॉमिक मास के बराबर होती है। तो लिख दो, प्रोटॉन हमारे पास 71 आ गए, और न्यूट्रॉन हमें पता नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास मुझे पता है 175 है। जब इसको फर्दर इसको इस तरफ ले जाएंगे और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया प्रोटॉन कितने 71, तो पहले प्रोटॉन पूछा था तो 71 आएगा, है ना। तो प्रोटॉन 71, उसके बाद न्यूट्रॉन कितने 104 और इलेक्ट्रॉन 71। तो इसी सीक्वेंस में रेस्पेक्टिवली पूछा, यानी पहले प्रोटॉन बताने पड़ेंगे, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं कि पहले प्रोटॉन बता दी फिर इलेक्ट्रॉन फिर न्यूट्रॉन, तो ऐसे नहीं चलेगा, सीक्वेंस के हिसाब से। प्रोटॉन 71 आ गए तो 71 देखो, ये तो हो नहीं सकता, ये दो बचे,
है ना। उसके बाद न्यूट्रॉन कितने थे, न्यूट्रॉन थे 104 ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट। और इलेक्ट्रॉन 71, दैट इज ये फॉलो करता है हमारे तीनों की तीनों कंडीशन को, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब हम 35 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग रिएक्शन, यानी जो ये रिएक्शन दे रखी है CH4 कोई मीथेन गैस है, उसकी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवा के कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl गैस मिल रही है। तो ये रिएक्शन है, इसमें कार्बन कहाँ आ रहा है, एक तो इधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, और एक कार्बन कहाँ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है। तो जो यहाँ का कार्बन है वो इस कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी CH4 में जो कार्बन था वो CCl4 वाले कार्बन की तरफ जा रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी चेंज होगी, कहां से कहां जाएगी। यानी मैं कहूं कि जैसे 2 रुपए लेके मैं 4 रुपए का सामान ले आया, तो मैं 2 रुपए मेरी स्टेट में से 4 रुपए वाला काम मैं कर गया, तो ये चेंज हो रही है 2 से 4। तो ऐसे मैं करूंगा कार्बन कितनी ऑक्सीडेशन थी, फिर बाद में कितनी हो रही है, तो मुझे वो बताना है। इसमें यही पूछा है कि क्या होगी, क्या फिर हम कह सकते हैं कि चेंज क्या होगा। तो +4 से +4 में जाएगी, यहाँ पे +4 होगी तो इधर भी +4 में जाएगा। अगर 0 to 4 यानी 0 से 4 में जाएगी, या फिर -4 to +4 में जाएगी, 0 to -4 में जाएगी। तो देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन निकालते हैं। तो C का मुझे पता नहीं है, मैंने X मान लिया। क्या मान लिया, X प्लस 4 into 1 हो जाएगा, 4 into 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 एटम है और एक हाइड्रोजन की 1 होती है, तो 4 into 1 दैट इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि इसका आवेश 0 है। तो X की क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी, यानी हमारे पास यहाँ पे मिल गई -4। क्या मिल गई, -4 कार्बन की मिल गई। अब इस तरफ देखते हैं, CCl4 में मैंने C की X मान ली, प्लस कार्बन क्लोरीन कितने 4 मॉलिक्यूल्स है, तो 4 इंटू एक क्लोरीन की कितनी होती है, -1 होती है। आपको पता होगा कैसे किया, बराबर 0, क्योंकि टोटल है आवेश कितना है, टोटल चार्ज 0 है। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, x +4 हो जाएगा। सॉरी गाइस, 4 इंटू -4 -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, दैट इज x -4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि इधर -4 था, इधर +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से चेंज हो रही है, -4 से +4 में चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑप्शन कहां है, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते -4 से 4 में। समझ गया, हमने कुछ ही नहीं किया, हमने पता है कि हमसे कार्बन की पूछा है, तो हमने इस पे कार्बन की निकाली, इस पे निकाली, तो लिख दिया भाई -4 से 4 होता है। अगर